जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एसएसटी का जो सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट था, आज हम दूसरा लेके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी सब लोग इस सेशन को क्या कर देना, शेयर कर देना और जल्दी से जल्दी इस सेशन को से क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है और जितने ज्यादा हो सके इस सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। आपको 1000 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो सभी शिफ्टों में पूछे गए थे, धीरे धीरे हम सब कंप्लीट करवा देंगे। आज की हमारी जो दूसरी क्लास है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी का नाम लेते हुए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर देखो आपने अगर हमारा ऑनलाइन स्टडी विद डीके का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भैया सबसे पहले आप इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, जो ब्राह्मण पीडीएफ है जो ईवीएस की, वो 49 रुपए में अभी वर्तमान में मिल रही है। इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसमें आपको जो थ्योरी जो थी और 800 एमसीक्यू हैं वो महेंद्र सर के द्वारा कंप्लीट करवा दी जाएगी। 10 तारीख तक आपको मिल जाएगी। अगर आपने 10 तारीख के बाद इसको परचेज कर रहे हैं तो आपको जो 99 रुपए में मिलेगी। इसके पहले आपको कितने रुपए में मिलेगी बेटा, 49 रुपए में मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी 10 के पहले आप लोग जल्दी से जल्दी इस ईवीएस की जो रामबाण पीडीएफ है उसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना है। और दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ पर जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उनकी भी आपके लिए फीस बढ़ जाएगी। 10 तारीख तक आपके लिए लिमिट है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लेना, इसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। ओके, तो चलो सेशन की हम क्या करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। ओके, चलिएगा। आज के हम पहले देखो 40 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आज हमारा 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन नहीं रहा आपके सामने, अब इसका आंसर दीजिएगा। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए के संदर्भ में सही नहीं है। वो पूछ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है। पहला क्या है, पहला कह रहा है यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि सरकार द्वारा जो श्रृंखलाएं चला रही हैं उसका एक क्या है, भाग है स्वास्थ्य केंद्रों की। जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष योजना हो गई है कि नहीं हो गई है, स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई। ये क्या है, हमारी सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधित से रिलेटिव हैं। इसकी सेवाएं शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लोगों को प्रदान की जाती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो सरकार, जो लोग सरकार को क्या देते हैं, टैक्स के रूप में देते हैं। सही बात है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो हम लोगों के द्वारा ही तो टैक्स के रूप में उनके पास पहुंचता है, सरकार के पास। और सरकारें क्या कर सकती हैं, जो हमारा पैसा है जो टैक्स के रूप में हम उनको जमा कर रहे हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, नई नई योजनाओं का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। आगे, इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए हैं जो असाध्य हैं। जो असाध्य हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। जो असाध्य हैं उनके लिए नहीं, वो सभी के लिए है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आराम से पढ़ना है, समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, वह सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करता। देखिएगा बाजार कार्य कैसे करता है, बाजार का निर्माण कैसे होता है। पहले बनेगा क्या बेटा, उत्पादक। क्या बनेगा पहले, उत्पादक। पहले क्या करेंगे, उत्पादक। कोई भी वस्तु को हम बाजार में उतारते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और निर्माण कौन करता है बेटा, उत्पादक करता है। जैसे हमें आलू को हमें मार्केट में उतारना है। आलू को कहां उतारना है बेटा, मार्केट में उतारना है तो आलू की पहले क्या करेंगे, पैदावार करेंगे। तो उत्पादक होगा जो पैदा करेगा, इसको पैदावार करेगा, जो खेती करेगा आलू की, वो कहलाता है क्या, उत्पादक। अब बीच में आता है कौन, व्यापारी। कौन आता है बेटा, व्यापारी। बीच में कौन आएगा बेटा, हमारा व्यापारी। उत्पादक के बाद आता है कौन, व्यापारी। अब आलू हमारा निर्माण हो गया, उसका तैयार हो गया, अब मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया तो कौन ले जाएगा, उसके व्यापारी आएगा। व्यापारी क्या करेगा, परचेज करेगा और वहां से थोक के रूप में ले जाएगा, कहां पर, मंडी में। अब व्यापारी के बाद आएंगे क्या, उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता। और हम और आप लोग जैसे लोग जाएंगे और आलू को क्या कर लेंगे, वहां से खरीद लेंगे, वो कहलाएगा क्या, उपभोक्ता। और उस काम क्या कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे। तो 3 श्रेणी आपकी काम करेंगी। पहला है उत्पादक, दूसरा है व्यापारी और तीसरा है क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा। इसमें देखना कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें याद रखना है कौन सा, उत्पादक याद रखना है, व्यापारी याद रखना है और उपभोक्ता याद रखना है। 3 श्रेणी रहेंगी आपकी जो बाजार का निर्माण करेंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हमारा क्या था, इसमें है नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन से, बुनकर सहकारी संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं बेटा, सहकारी बुनकर संस्थाएं।
पहला, बुनकर सहकारी संस्थाएं अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। ये गलत है। एक सहकारी संस्था में बुनकर जिन काम में हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा सही है। देखो सहकारी क्या होता है, सहकारी का मतलब होता है जब दो से अधिक लोग, क्या बेटा, दो से अधिक लोग ग्रुप बनाकर, क्या बेटा, दो से अधिक लोग ग्रुप बनाकर एक ही चीज पर काम करते हैं, उनको बोलते हैं क्या हम बेटा, सहकारी। क्या बोलते हैं हम, सहकारी। तो उनका जो ग्रुप है वो किसका ग्रुप है बेटा, बुनकर लोगों का क्या है, ग्रुप है। बुनकर लोग जिन कामों में हित समान होता है, अब देखिएगा बुनकर लोग क्या करेंगे, वस्तुओं का क्या करेंगे बेटा, निर्माण करेंगे, और वस्तुओं का निर्माण एक साथ सब लोग मिलकर करेंगे। उस सभी पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, हम सहकारी कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, सहकारी संस्थाएं। क्या कहेंगे बेटा, सहकारी संस्थाएं। क्या मुझे बताना, सहकारी संस्थाओं को क्या संविधान में दर्जा दिया गया है? अगर हाँ तो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, मुझे बताना जल्दी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। दो शब्द पढ़े होंगे आपने, एक पढ़ा होगा लोकतंत्र और एक पढ़ा होगा क्या आपने, राजतंत्र। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। लोक का मतलब होता है क्या, जनता के द्वारा शासन। क्या होता है बेटा, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन। और राजतंत्र का मतलब होता है राजा के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन। जनता के द्वारा शासन तो होता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से क्या, इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। क्योंकि जनता, हम लोग क्या करते हैं, भारत के लोग क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनते हैं, और चुनकर वो क्या जाता है, हमारे संसद में जाएगा, और वही क्या करेगा, हमारा क्या करेगा बेटा, हम पर क्या करेगा बेटा, सरकार चलाएगा। उसको बोलते हैं क्या हम, लोकतंत्र। क्या कहेंगे उसको हम, लोकतंत्र। जो हमारा प्रतिनिधि बनकर जाता है उसको बोलेंगे क्या हम, लोकतंत्र। ध्यान रखना, ये क्या वंशानुगत होता है क्या, क्या ये वंशानुगत होता है क्या, नहीं। वंशानुगत होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन राजतंत्र क्या होता है बेटा, वंशानुगत होता है। राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो कहलाता है क्या, हमारा राजतंत्र। और लोकतंत्र क्या होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है, जो शासन बनाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या हम, लोकतंत्र। तो भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, बिल्कुल सही है। हम क्या भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को वो भेजते हैं, जैसे राष्ट्रपति क्या है बेटा, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये क्या हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री है। और अगर आप जिले में हो, ठीक है, तो जिले में हो, जैसे विधायक हो गए आपके, वो जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो कहलाएंगे जनप्रतिनिधि। ब्रिटिश राज्य के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, बिल्कुल सही है। 1919 का जब भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ लोगों को, सबसे पहले मुस्लिम लोगों को, किसको मिला था बेटा, मुस्लिम संप्रदाय को। ध्यान रखना, 1919 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, ठीक है, उस मार्ले मिंटो अधिनियम में सबसे पहले कौन से संप्रदाय को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो याद रखना है कौन से, मुस्लिम संप्रदाय को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश राज्य के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, बिल्कुल बात सही कह रहा है। दूसरा, प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था, बिल्कुल बात सही है। सार्वभौमिक अपनाया था, इसमें बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी जाइए। और सार्वभौमिक मताधिकारी की बात करने वाले व्यक्ति कौन हैंगे, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। कौन हैंगे बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने बात करी थी। सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, नहीं बेटा, प्रत्यक्ष नहीं होती। क्या होती है बेटा, अप्रत्यक्ष होती है। कैसी होती है, अप्रत्यक्ष। अभी हमने बताया ना कि हम क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं, जो कि हमारे क्या रखता है, वो बात रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषय चुनाव करना है, पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका उन विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। देखो यहाँ पर लड़का और लड़की के बीच में क्या हो रहा है बेटा, भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि लड़का है तो लड़का ये काम करेगा, लड़की है तो लड़की ये काम नहीं करेंगी। आजकल चल रहा ना, अभी भी कुछ क्षेत्रों में, गांव वाले इलाके हैं, वहां पर चल रहा है कि लड़की 8 तक या 10 तक पढ़ ली है, काफी पढ़ ली है, इसके बाद अगर उसको शहर जाना पड़ता है तो अभी भी कुछ ऐसे
गांव क्षेत्र हैं जहां पर उनके माता पिता उनको पढ़ने नहीं देते, कारण ये है कि वो क्या है, एक लड़की है, तो वहां पर जेंडर असमानता की बात होती है, तो क्या भेदभाव है, गलत। सहदुर्विधि है क्या, नहीं। घेटोइजेशन है, नहीं। वहां पर क्या बेटा, रूढ़िवादिता है। जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो कहलाती है हमारे क्या, रूढ़िवादिता है, कि वो लड़का है तो लड़का ऐसा करेगा, वो लड़की है वो ऐसा नहीं करेगी। तो इस प्रकार की क्या हमारी रूढ़िवादिता है जो पुरानी चली आ रही है और जो अभी तक आ रही हैं, और इनको क्या करना है, हम सबको मिलकर क्या करना बेटा, खत्म करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कौन सी बात होती है, इसमें रूढ़िवादिता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसे वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचार जैसे भी अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। तो वो कौन है बेटा, स्वतंत्रता है। क्या बेटा, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का क्या बेटा, अधिकार है। स्वतंत्रता का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल याद रखना 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत लिखा है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की क्या है बेटा, स्वतंत्रता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपको, 6 प्रकार की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता। अभिव्यक्त, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, कहीं पर घूम फिर सकते हो, ठीक है, बिना हथियारों के क्या कर सकते हो आप, सभाएं कर सकते हो, ठीक है, और व्यापार भी कर सकते हो। लेकिन संपत्ति का अधिकार को उसको खत्म कर दिया गया है, और मात्र कितनी बची है आपके पास, 6 अधिकार बचे हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर किसमें बेटा, 19 में है। यहां पर हम न्याय की बात नहीं होगी, यहां पर बंधुत्व और समानता। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, क्या है याद रखना बेटा, क्या, भाईचारा। और न्याय की बात करेंगे तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय दिए गए बेटा, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक जी। कहां पर बात है इसकी बेटा, प्रस्तावना में है। कहां पर बेटा, ध्यान रखना, कहां पर इसका उल्लेख है। न्याय की स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जिसका उल्लेख कहां पर है, प्रस्तावना। और समानता का मतलब है, समानता का मतलब है क्या, सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। छुआछूत का अंत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बराबरी का क्या बात कही है, बराबरी की बात होती है, वो कहलाता है क्या, हमारा समानता। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर हम आगे देखेंगे इसमें 14-15 में, वहां पर थोड़ा गैप हो जाता है समानता का, क्योंकि महिलाओं को और बच्चों को अलग प्रकार से अधिकार दिए गए हैं और पुरुषों को अधिक अलग प्रकार से क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 में है ये बातें। हालांकि अपन संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अगर संविधान पढ़ रहे तो डिटेल में खोल देते। देखो, स्तंभ ए में दिए गए भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों का स्तंभ बी में उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिएगा। देखिएगा, संप्रभु का मतलब होता है, देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है, संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने स्वयं के निर्णय खुद ले सकें, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, वो कहलाता है क्या, हम संप्रभु। जैसे भारत में कोरोना आया था, क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधानमंत्री है हमारे, तो प्रधानमंत्री ने क्या ब्रिटेन से पूछा था कि हम अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगा ले, क्या नहीं पूछा था ना, क्यों, क्योंकि हम कैसे हैं, संप्रभु हैं। हम अपने आंतरिक और बाहर स्वयं क्या ले सकते हैं बेटा, निर्णय ले सकते हैं, उनको बोलते हैं कि हम संप्रभु कहेंगे। दूसरा होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है क्या, यहाँ पर तो जो राज्य का जो प्रमुख होगा, जैसे हमारा राज्य का प्रमुख कौन होगा, संघ का जो प्रमुख। देखो संविधान में संघ को, केंद्र को राज्य कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र को राज्य कहते हैं। तो राज्य का जो प्रमुख होता है कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है बेटा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या वंशानुगत होता है क्या, नहीं। राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। जब हम लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको बोलते हैं क्या, हम गणतंत्र कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हम गणतंत्र कहेंगे। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होता है, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा होता है, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों को क्या है, मिलकर लेना चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा क्या, भाईचारा या बंधुत्व कहलाता है। दूसरा, चौथा होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और किसी एक धर्म को क्या नहीं करेंगे बेटा, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, वो कहलाता है क्या, हमारा धर्म निरपेक्ष कहलाता है, जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अब आते हैं हमारा, मिलाएंगे, संप्रभु का मतलब होता है सरकार। सरकार, साल नहीं लगा यहाँ पर, सरकार लिख देता हूं मैं, सरकार। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, वो तो हो गया क्या, धर्मनिरपेक्ष। लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, वही क्या कहलाता है, सर्वोच्च, संप्रभु। गणतंत्र का मतलब होता है
राज्य प्रमुख होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित है। बंधुत्व का मतलब होता है लोगों को भाइयों और बहनों की तरह रहना चाहिए। तो पहले का है दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है दूसरे में? ये खत्म है। पहले का दूसरा देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरे का क्या तीसरा। तो दूसरे का तीसरा कहाँ मिल रहा है? दूसरे का तीसरा ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और तीसरे का चौथा, देखो तीसरे का कौन होगा? चौथा, और चौथा का कौन हो गया? पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ओके भैया, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? फौजदारी कानून से संबंधित है ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है। दूसरा, अपराध की जांच के बाद अदालतों में मुकदमा दायर करना। तीसरा, यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। चौथा, न्यायालय में केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाएगा। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रभावित पक्ष की ओर से नहीं, कोई भी याचिका कर सकता है। तो हमारा तो डी तो हमारा गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर कौन होगा बेटा? ए ऑप्शन होगा। कौन होगा? ए ऑप्शन। ओके मेरे लाल, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई हैं। निम्नलिखित में से एक रणनीति नहीं है। कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जो भेदभाव के विरुद्ध लड़ने में काम नहीं आई? तो बताइए मुझे। क्या अभियान चलाए हैं? बिल्कुल चलाए हैं। क्या एकजुटता बनाई है? बिल्कुल बनाई है। क्या विरोध कर रहा था? बिल्कुल किया था। क्या बहिष्कृत करना है? बहिष्कृत करना हमारा भाग नहीं है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, आप मुझे बताना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल, कितने बेटा? 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसायों में हैं। उपयुक्त कथन से निम्नलिखित कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं? भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा तो है नहीं है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 तो आया है। कानून द्वारा बच्चों को व्यवसाय, जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल हैं, में काम करने की अनुमति है? बिल्कुल नहीं है काम करने की अनुमति। देखिएगा, व्यवसाय जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है, क्या काम करने की अनुमति नहीं? आर्टिकल नंबर 24 कहता है। आर्टिकल नंबर हमारा क्या कहता है बेटा? एक होता है 23 और 24 कहता है। तो 24 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है अस्पृश्यता का अंत करना। 24 कहता है जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के, उनको खतरनाक जगह पर काम करने नहीं दिया जाएगा। अगला कौन कहता है? कानून बना देना ही काफी नहीं होता है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। कौन सा ऑप्शन है? केवल सी सही है। राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बेटा सी होगा कि कानून बना देना ही नहीं होता है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को क्या करना है? लागू किया जाए। और कठोर रूप से क्या होना चाहिए? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चाय और छोटी छोटी होटलों में काम करते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी लोग जो कानून का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग, उन्हीं बच्चों से कहते हैं छोटू चाय लेके आओ, छोटू ये लेके आओ। उनको पता भी है 14 साल का है, फिर भी हम देख के भी क्या कर देते? अनदेखा कर दे। क्यों? क्योंकि कानून तो बन गया है, लेकिन कानून को सही तरह से क्या नहीं करवा पा रहे हैं? लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? आंसर नंबर था हमारा कौन सा? सी। अब क्या कर सकते हो उसमें अपन हो रहे भी। चलो, निम्नलिखित भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने एवं चुनौती देने का प्रयास करती है। सीधी सी बात है। कौन सी बेटा? चुनौती देने की बात कौन करती बेटा? जब तक हम आलोचनात्मक, कौन सा है? आलोचनात्मक ऑप्शन है। आलोचनात्मक भूगोल कहलाते हैं। वो कहलाता है क्या हमारा? आलोचनात्मक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल जिसमें हम पृथ्वी के बारे में, जैसे पृथ्वी के बारे में हम पृथ्वी की वनस्पति, वनस्पति हो गई, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, पर्वत पठार, ठीक है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का मतलब होता है जननांकी का अध्ययन करना। मृत्यु दर है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है, कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी मृत्यु दर हो रही है, ठीक है, कितनी साक्षरता है, कितनी,
ठीक है, मृत्यु दर है, तो अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें होता है किस प्रकार अध्ययन, मानव का। तो राइट आंसर था हमारा ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर दिए गए दो कथनों को परखें। उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पठन क्रम पर दिए गए दो कथनों को परखें। पहला क्या है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकृति से व्यवहारिक है। दूसरा, पाठ्यक्रम में राज्य एवं उसके संसाधनों के विकास पर बल दिया गया है। दोनों सही है, दोनों कथन क्या है बेटा, सही है। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, महाकाव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में जो वर्णन है और कथाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के हमने मुख पर सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं की कि बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम में दर्शाई जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी कि बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती है। क्या दोनों सही है, दोनों तो सही हैं, लेकिन कथन दो कथन एक से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आपने सुना होगा कनिष्क, कनिष्क जो था वो बेटा कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का था, कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। रेशम मार्ग जो चीन से रोम के लिए जाता था, जो रेशम मार्ग चीन से लेकर रोम तक जो रेशम मार्ग जाता था, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका था बेटा, एकमात्र राजा था जिसका रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, वो था कौन, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क कौन से वंश का था, कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का एक शासक होता है बेटा बिम कैडफिजुल, क्या नाम होता है इसका, बिम कैडफिसस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना, सोने के सिक्के चलवाने वाला कौन सा वंश है, तो याद रखना कौन सा वंश है बेटा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो याद रखना किसने चलवाए थे बेटा, तो कौन है बेटा, कुषाण शासक हैं। कौन से हैं, कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। और याद रखना एक सातवाहन वंश आता है, सातवाहन वंश जो दक्षिण में था, सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। किसके बेटा, शीशे के सिक्के चलवाए थे, किसने, सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चढ़वाए थे और सोने के सिक्के चलवाए थे किसने बेटा, कुषाण शासकों ने। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था, जिसके शासन काल में, ठीक है, एक बौद्ध संगीति हुई थी। ट्रिक याद रखना है, आका आका, बौद्ध संगीति की ट्रिक लिखना याद, आका आका। आ से याद रखना, सबसे पहले किसके में हुई थी, सबसे पहले हुई थी बेटा किसके में, अजातशत्रु। किसके में बेटा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, दूसरी हुई थी कालाशोक, कालाशोक के शासन में काल में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। और अशोक के शासन काल में हुई थी बेटा कौन सी, अशोक के सम्राट अशोक के शासन काल में हुई थी बेटा कौन सी संगीति, तीसरी संगीति हुई थी। और चौथी संगीति हुई थी बेटा कनिष्क के, किसके संग में हुई थी बेटा, कनिष्क के शासन काल में हुई थी बौद्ध धर्म की चौथी संगीति। तो चार बौद्ध संगीति हुई थी, पहली हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरी हुई थी कालाशोक के शासन काल में, और तीसरी हुई थी अशोक के शासन काल में, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासन काल में। इतना बेटा याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, हाँ यही सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, एक और दो दोनों तो सही है, परंतु दूसरा एक ही क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था क्या नाम था उनका, कनिष्क था। क्या नाम था उनका, कनिष्क शासक था। दूसरा, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर पर शासन किया एवं वे सबसे
पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। बिल्कुल बात सही है। तो पहला और दूसरा सही है और दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, कथन एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जी रहा आपके सामने। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। दूसरा, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। बताइए कौन सा सही है, जल्दी मुझे बताना। एक और दो दोनों सही हैं और एक दूसरे की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जगहों अथवा समुदायों को उनके शिल्प कला के साथ सम्मिलित कीजिएगा। जो हमारा बीदर है, बीदर किस लिए प्रसिद्ध है, बीदर है बेटा तांबे तथा चांदी, ध्यान रखना, तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करते हैं कौन, बीदर। सूरत में क्या होता है, सूरत में दरी बनाने का काम होता है। सुनहरे गोटा किनारे वाली दरी, जरी वस्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जरी या दरी कहते हैं, उनको वस्त्र बनाने का काम होता है। पांचाल जो है, पांचाल जो क्षेत्र था वो लोहे एवं संबंधित कार्य का काम करते थे। और सालिहार जो है वो है क्या, बुनाई से संबंधित है। तो पहले का तीसरा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, पहले का चौथा है। तो चौथे तो सब में है, तीसरा गलत हो जाएगा। पहले का हो गया चौथा, दूसरे का हो गया तीसरा। तो पहले का हो गया चौथा और दूसरे का हो जाएगा कौन सा, तीसरा, ये वाला जा रहा है। और तीसरे का हो जाएगा पहला, बिल्कुल सही है, और चौथे का हो जाएगा तीसरा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिएगा। उत्तर भारत के जो गांव होते थे उनमें कुछ अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों को क्या कहते थे। जैसे हम बात करेंगे ग्राम भोजक को कहते थे क्या हम बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, ग्राम भोजक को बोलते थे क्या, भूमि या ग्राम प्रमुख, भूमि का या ग्राम प्रमुख कहते थे किसको, भूस्वामी या ग्राम प्रमुख कहते थे किसको, ग्राम भोजक को। गृहपति क्या कहलाता था बेटा, गृहपति कहलाता था क्या, स्वतंत्र कृषक, जो स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे उनको बोलते थे क्या हम, गृहपति। और दास कर्मक कहलाता था जो दूसरों की जमीन पर क्या करता है, काम करते थे, उनको बोलते थे दास कर्मकार। तो पहले का चौथा, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आ रही है तो बढ़िया लाइक और शेयर जल्दी कर दो भैया। अगर बात समझ में आ रही है हमारी तो आप लाइक शेयर जल्दी कर देना है, ठीक है। चलो, राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। बिल्कुल सही है। रैयत व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। नहीं, रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों के द्वारा होता है, ग्राम प्रमुख के द्वारा नहीं, वो महलवाड़ी कहलाता है। तो हमारा एक सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक सही होगा। ये हमारे मद्रास वाले क्षेत्रों में ये फैली हुई थी और 51% पर, कितने बेटा, 51% पर ये थी, ठीक है। 51% इसको भू राजस्व मिलता था। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ज्योतिराव और फुले, इनकी किताब का नाम याद रखना है, गुलामगिरी, ध्यान रखना, अच्छी किताब है इनका। इनने किताब लिखी थी क्या, गुलामगिरी। किसने, ज्योतिराव फुले साहब ने। इनकी पत्नी का क्या नाम है बेटा, सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की पहली शिक्षित महिलाएं हैं। और आजकल की जो भी महिलाएं हैं उनको तो उनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली कौन है बेटा, सावित्रीबाई फुले हैं। उनके पति कौन थे, ज्योतिराव फुले थे। इन्होंने समाज को ना देखते हुए अपनी पत्नी को क्या किया है, पढ़ाने का काम किया है। क्या किया बेटा, पढ़ाने का काम किया है। और आजकल की पत्नियां तो देख रहे हो, ठीक है, पढ़ लिखने के बाद भी, ठीक है, हटाओ क्या है, ठीक है, लेकिन सब लोग एक से नहीं होते हैं, ध्यान रखना। सावित्रीबाई फुले, गुलामगिरी क्या है बेटा, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए क्या करे थे, स्कूल खुले थे। तो ज्योतिराव
फुले साहब ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए क्या खोले थे? स्कूल खोले थे। बेगम रुकैया सखावत ने पटना और इस कहां पर बेटा? पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तीसरा है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने पूना में, ध्यान रखना, पूना में विधवा गृह की क्या की थी? स्थापना की थी। और पंडित रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। इन्होंने स्त्री पुरुष नामक एक किताब लिखी थी। तो इनका हो गया कौन सा? चौथा। तो चौथे का चौथा कहां गया? चौथे का चौथा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है? देखो पहले का दूसरा, एक सेकंड को ना, गलत हो गया क्या? देखो देखिएगा, ज्योतिबा फुले का है पहले का क्या है बेटा? तीसरा। तो पहले का तीसरा कहां दिख रहा है आपको? जी है, पहले का तीसरा हो गया। दूसरा है बेगम रुकैया सखावत, तो इनने किया था दूसरे का पहला, ये वाला सही है, दूसरे का पहला। तीसरा है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी कि पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन है यहां पर कर लेना थोड़ा। ताराबाई शिंदे के लिए कौन सा ऑप्शन सही बेटा? स्त्री पुरुष की तुलना। और पंडित रमाबाई ने क्या है? पूना में विधवा। तो चौथा और दूसरा, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ओके, चल अगला क्वेश्चन है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के लिए अंधविश्वासों की सख्त निंदा की है तो प्रार्थना समाज ने खालिस्तान का प्रयास किया है। जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, या बाल विवाह की अनुमति देने के लिए? ये तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। जातिगत जो चल रही थी परंपराएं, उनको क्या करना था? खत्म करना था। ये काम किसका था बेटा? हमारा प्रार्थना समाज का था। मुझे बताना प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ओके भैया, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। दूसरा, सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। तीसरा, पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था। तो कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा सही होगा बेटा? राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे, बिल्कुल सही है। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ए और बी सही है और सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? पेरियार के शिक्षण समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था, धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित नहीं किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाएं। पहला देखिएगा, पहला क्या है हमारा? भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या है बेटा? भारतीय लोगों को क्या होना चाहिए था? जागृत होना चाहिए था। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, ये हुआ था 1878 में। कब हुआ था बेटा? वर्नाकुलर एक्ट हुआ था 1878 में। और फिर आता है कौन? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल वापस लिया गया था बेटा 1883 में, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, ए डी, फिर आएगा बी, और फिर आएगा कौन सा? सी। तो ए डी बी सी कौन सा है? ए डी बी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताएं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती हो। दूसरा, नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया है। नेताओं निवेदन की राजनीति विफल रही है। नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत संग्रह किया था, बिल्कुल सही है।
नेताओं ने आर्थिक तबाही के विरुद्ध में जनमत संग्रह का निर्माण किया? तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मध्यम वर्गीय नेताओं ने, ध्यान रखना, क्योंकि आर्थिक मध्यम वर्गीय जो नेता थे वो आर्थिक स्थिति थी उन्हीं की थी। देखो मध्यम वर्ग जो होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अपनी ठीक है छोटी मोटी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उन्हीं से तो जुड़े रहते हैं वो लोग, और उन्हीं का क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया था, उनका ही खत्म कर दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसका निर्माण, उसका क्या किया बेटा, विरोध किया और आंदोलन प्रारंभ किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों को विकास पर बल दिया गया। ध्यान रखना, निजी संस्थानों में नहीं, सरकारी संस्थानों में। ध्यान रखना, कौन सी? सरकारी, सरकारी संस्थाओं पे। आपको पता है ठीक है, लोहे इस्पात लगे गए थे, लोहे इस्पात संयंत्र लगे गए थे। लोहे इस्पात कहां कहां पर लगे गए थे? राउरकेला, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये 3 जगह पर लगाए गए थे। दुर्गापुर में लगाए गए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बेटा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। और कैसी थी बेटा? एक सार्वजनिक थी। कैसी थी बेटा? सार्वजनिक थी। कैसी थी? सार्वजनिक थी, ना कि निजी, सरकारी नहीं, सार्वजनिक थी। कैसी थी बेटा? एक सार्वजनिक संस्थाएं थी। ठीक है, कितने लगाए थे? 3 लगाए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? और ये शुरुआत 1954 से नहीं हुई थी, 1956 से हुई थी। कहां से होती बेटा? 1956 से लेकर 1961 तक। कहां तक जाती है? 1956 से लेकर 1961 तक जाती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना, सॉरी सेकंड, दूसरी। कौन होती बेटा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये किस पर आधारित थी? तो पीसी महाल, पीसी महाल नोवेस, पीसी महाल नोवेस, पीसी महाल, पीसी महाल नोवेस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है बेटा, पीसी महाल नोवेस के मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दोनों गलत है, पहला और 2 दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक प्रारंभ की गई थी? मुझे कमेंट में बता देना। ओके, चल अगला क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। आंतरिक गैस, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। गलत। दूसरा, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बाह्य ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा छल्ले किसमें पाए जाते हैं बेटा? बृहस्पति में, बृहस्पति में। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? ए सही है लेकिन बी गलत है। तो राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये है सूर्य। ये कौन है बेटा? सूर्य। ये कौन होगा? सूर्य भगवान होगा। सूर्य के नजदीक सबसे कौन है? बुध। बुध के बाद है शुक्र, फिर कौन है? पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और फिर क्या है? वरुण। ये क्रम है, अरुण और वरुण। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारा क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम है? सूर्य के नजदीक ग्रहों का। क्या ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं। ध्यान रखना, ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है? बेटा 3 सब स्टेशन है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री और भारती है। तो 3 है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? ABC, ABC। राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा? ABC हो जाएगा। और कहां पर है बेटा? अंटार्कटिका में। कहां पर है? हमारे अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और क्या है बेटा? हमारा एक ठंडा महाद्वीप है बेटा अंटार्कटिका, और महासागर भी है। कौन? अंटार्कटिका। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरती हैं? नहीं गुजरती हैं। देखिएगा, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। बीचों बीच से निकलती है कौन सी रेखा? 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री ऊपर से निकलती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में निकलती है, इसको बोलते हैं क्या? मकर रेखा। जो हो जाएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये हो जाएगी कौन सी? मकर रेखा, मकर रेखा। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं? किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं? कौन कौन सी? कर्क और विषुवत और मकर। तो ध्यान रखना, इधर पे यहां पर हम बात करेंगे बेटा, यहां पर सबसे ऊपर, यहां पर कौन सा बेटा? यहां पर है अंटार्कटिका।
यहाँ पर कौन है बेटा, अंटार्कटिका है। क्या है हमारा, अंटार्कटिका है। और यहाँ पर क्या है हमारा, यूरोप है। ये हो जाएगा क्या हमारा, यूरोप। और ये हो जाएगा क्या हमारा, एशिया। ये हो जाएगा एशिया। और ये हो जाएगा क्या हमारा, उत्तरी अमेरिका। और ये हो जाएगा क्या हमारा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है। और अफ्रीका हो जाएगा जे। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं। कौन कौन है, कर्क भी है, मकर भी है और विषुवत रेखा है। वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या बेटा हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो इस प्रकार से तो कौन से ऐसे हैंगे जहां से तीनों निकलती, एक हो जाएगा अंटार्कटिका, एक हो जाएगा कौन सा, यूरोप। तो कौन सा है ऑप्शन, यूरोप और अंटार्कटिका। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा बेटा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ओके। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी मानक को यमुनोत्तर माना गया है, जीएमटी रेखा माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है। देखिएगा, ये हमारा भारत है। ये रफ डायग्राम है भारत का। यहां से एक रेखा निकली है, यहां से एक रेखा निकली है। इस रेखा को बोलते हैं क्या हम, जीएमटी रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, जीएमटी रेखा। इसको बोलते हैं जीएमटी 82.5 डिग्री। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री। ये कहलाता है भारत का पश्चिमी घाट और ये कहलाता है भारत का पूर्वी क्षेत्र। ये कहलाता है पूर्वी क्षेत्र, ये कहलाता है पश्चिमी क्षेत्र। तो कहां से निकलती है बेटा, तो ध्यान रखना कौन सी है। क्या भारतीय मरुस्थल से निकलती, नहीं। पश्चिमी घाट से निकलती है, नहीं। सुंदरबन के डेल्टा से निकलती, नहीं। कौन सी घाट से निकलती है बेटा, पूर्वी घाट। और कितने राज्य होते हैं, तो 5 राज्य याद रखना है। कौन कौन से राज्य याद रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी। कौन करेंगे बेटा, यूपी। फिर बात करेंगे एमपी। फिर बात करेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़। फिर बात करेंगे क्या हम यहाँ से बात करेंगे क्या हम यहाँ से, उड़ीसा। और फिर बात करेंगे क्या हम, आंध्र प्रदेश। क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश, एपी। तो भारत के कितने राज्य हैं जहां से जीएमटी रेखा 82.5 डिग्री निकलती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। कहां से गुजरती बेटा, 5 राज्यों से। और एक रेखा निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा निकलती है इस प्रकार से, कर्क रेखा निकलती है बेटा इस प्रकार से। ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। मैं लिख देता हूं, कर्क रेखा पर स्थित राज्य की ट्रिक, राज्य की ट्रिक है। कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य की ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है, देखिएगा। ट्रिक का नाम याद रखना है। जब भी हमें कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की हमें ट्रिक याद रखना है तो क्या देखना है बेटा, अपन को राज्य याद रखने के लिए। ठीक है। देखो ट्रिक है, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की जो ट्रिक है वो याद रखना है, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। क्या है बेटा, मित्र पर गमछा झार। किसकी ट्रिक है जी, हमारी कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की। कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, मी से हो गया क्या, मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा बेटा, मिजोरम, मिजोरम। ता से क्या हो गया हमारा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। पा से क्या हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा से क्या हो गया हमारा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। गा से हो जाएगा क्या हमारा, गुजरात। और मां से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा क्या बेटा, झारखंड। तो कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं
जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके सामने एक ट्रैक है मित्र पर गमछा झार, जो कि कर्क रेखा पर स्थित क्या हमारे राज्य होंगे। क्लियर है, चलो ओके। और एक दो ऐसे राज्य हैं एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, जहां से कर्क रेखा, कौन सी रेखा बेटा, कर्क रेखा, और कौन सी, जीएमटी रेखा, जीएमटी रेखा, दोनों रेखाएं निकलती हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, तो याद रखना 2 राज्य हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश है और कौन सा बेटा है, छत्तीसगढ़, जहां पर हमारी कर्क रेखा और जीएमटी रेखा दोनों निकलती हैं। ओके, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखो पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीले क्या पाई जाती है, झाड़ियां। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, जैव विविधता के लिए भी पश्चिमी घाट क्या है, प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए कौन सा घाट प्रसिद्ध है बेटा, पश्चिमी घाट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सहारा मरुस्थल के लोगों, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, गलत। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, गलत। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि सहारा के क्षेत्र में क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिस वजह से गुफा क्षेत्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को क्या किया गया है, दिखाया गया है। ओके, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, जो कि कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर बेटा, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आर ए की व्याख्या कर रहा है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। ए और बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन होगा, ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थायी पवन है। स्थायी पवन का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहे, बरस भर क्या होती है, चलती रहती है, बरस भर चलती रहती है, बरस भर चलती रहती है, उनको बोलते हैं क्या हम, स्थायी पवन। कौन कौन सी है हमारी, एक है व्यापारिक, एक होती है कौन सी, पश्चिमी पवने, और एक होती है पूर्वी पवने, पूर्वी पवने। 3 प्रकार की होती है हमारी कौन सी, स्थायी पवने, जो बरस भर चलती रहती हैं। कौन सा ऑप्शन है, पूर्वी पवने अकेली हैं, गलत। लू और मानसून गलत है। समुद्री समीर, पश्चिमी समीर गलत है। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या करा, पवन है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, ये वाला भी सही है। ये दोनों क्या है हमारे, सही हैं। एक और दोनों सही हैं, और दूसरा एक ही व्याख्या करता है, बिल्कुल गलत है। ये व्याख्या थोड़ी कर रहा है, एक बात दोनों सही हैं किंतु दूसरा एक ही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा एक ही व्याख्या नहीं करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस बल के कारण होता है बेटा, कोरियोलस, कोरियोलस बल के कारण, कोरियोलस, कोरियोलस बल के कारण पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है, पहली बात। दूसरा, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, लोए अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। तो कौन सा लोए अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है क्या, नहीं है, यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है बेटा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या उत्तर अमेरिका में है, गलत है।
उत्तर अमेरिका में क्या है, जल्दी बताएं मुझे, उत्तर अमेरिका में क्या है? उत्तर अमेरिका में सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है, मुझे कमेंट में बताएं। और दक्षिण अमेरिका में क्या है, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पर्वत को क्या बोलते हैं, जो सबसे लंबी पर्वतमाला है? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? वे तीनों हैंगे, टाइम भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हमारी जरूरत भी है। ठीक है, तो नीड भी हो जाएगी, ए बी सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है, टाइम, टेक्नोलॉजी एवं नीड, ये तीनों हमारी क्या है बेटा? आवश्यक संसाधन है हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो देखो, मलेशिया में रबड़ पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ब्राजील में कॉफी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। भारत में चाय पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, फेजेंडा, कॉफी के सबसे बड़े जो बागान है उनको क्या बोलते हैं हम? फेजेंडा कहते हैं। और ये कहां पर होते हैं? ब्राजील में। कहां है बेटा? बेटा हमारे ब्राजील में। और कॉफी, भारत में चाय, असम में क्या होती है? इसकी खेती होती है असम में। तो कनाडा में मक्का, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए बी सी। ओके, चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? बेटा कौन से धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपनाया था, गलत। ईसाई को अपनाया था, गलत। इस्लाम को अपनाया था, गलत। कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब अपनाया था? ध्यान रखना, 1956 में 3 लाख लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ बेटा? 3 लाख लोगों के साथ। ठीक है, किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के कौन बन गए थे बेटा जी? अनुयायी बन गए थे। कौन से? भीमराव अंबेडकर। और इसी समय के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी? भीमराव अंबेडकर की। अगला है कौन सा? काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? बेटा काउंसिल ऑफ स्टेट को भारत में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, मन को राज्यसभा कहते हैं। पीपल ऑफ स्टेट कहते हैं लोकसभा को। और पार्लियामेंट किसको कहते हैं बेटा? संसद को कहते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी संसद की, तो याद रखना है क्या? सरला। आर्टिकल नंबर 79 संसद, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा का, और आर्टिकल नंबर 81 क्या है हमारा? लोकसभा का उल्लेख है। तो आर्टिकल नंबर 79 में किसके बारे में बात की गई है? संसद के बारे में। तो संसद का उल्लेख कहां पर बेटा? संसद का उल्लेख है आर्टिकल नंबर किस में है? 79 में है। और राज्यसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर किस में बेटा? राज्यसभा का 80 में है। और लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर किस में है हमारा? लोकसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर किस में है? 81 में। तो ट्रिक याद रखना है कौन सी आपको? सरला। सरला से याद रखना है 79, 80 और 81। और संसद के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं कौन से? राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होते हैं कौन से? राष्ट्रपति। कौन होते बेटा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में है। भारत का एक क्या होगा? नागरिक होगा। ठीक है, वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बुजुर्गों की सभा कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है बुजुर्गों की सभा? ध्यान रखना है, राज्यसभा को। स्थायी सदन भी कौन है? राज्यसभा। निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? पहला, साप्ताहिक बाजार बिल्कुल है। साप्ताहिक बाजार 7 दिन का, जिसको हम हाट कहते हैं, मेला कहते हैं। ठीक है, 7 दिन में जो भरता है उनको बोलते हैं क्या हम? साप्ताहिक। आजकल चलने लगे कौन से? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। कौन सा नहीं है बेटा? दादन व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दादन व्यवस्था का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को वस्तुएं दे देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कि हम दादन व्यवस्था कहते हैं। ओके, जैसे दूध खत्म हो गया तो पड़ोसी से दूध मांग लो। नमक ही नहीं मांगते, बाकी सब मांगते हैं, है ना? कहते हैं कि नमक को नहीं लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? जीवको प्रजनन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्थाओं से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, गलत। बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, गलत। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। गलत। राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन था ये हमारा। राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अफ्रीका की बात होगी तो गांधी जी से संबंधित, ध्यान रखना। जब अफ्रीका की बात होगी, जब अफ्रीका में, ठीक है, जब टिकट फर्स्ट एसी का गांधी जी ने टिकट लिया, ठीक है, तो आशुएत कहकर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। तभी उनको क्या लगी बेटा? एक, ठीक है, ये लगा है कि हम लोगों के साथ तो बड़ा बहुत क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और फिर वो अपने पूरा जीवन किस में लगा देते हैं? समाज हित में, लोक कल्याण के हित में लगा देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? हम महात्मा गांधी कहते हैं। राष्ट्रपिता कहा जाता है किनको? महात्मा गांधी को। आंगनवाड़ी क्या है? महिला संरक्षण गृह है क्या? नहीं। मिड डे मील गलत। वृद्धाश्रम गलत। वो है बेटा क्या? बाल गृह है। इसकी शुरुआत 1976 से की गई थी। 1975-76 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? आंगनवाड़ी की। किसकी की गई थी बेटा? आंगनवाड़ी की। राइट आंसर क्या होगा? बाल गृह है। क्या है हमारा? आंगनवाड़ी क्या है? बाल गृह। बच्चों का पहला विद्यालय क्या कहलाता है? बाल गृह। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। आर्टिकल नंबर 23-24 गलत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने, ध्यान रखना, बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है बेटा? आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा गया है। इसको संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की क्या लेता है बेटा? शरण लेता है। तो कितने प्रकार के याद रखना? पहला एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार की रिट जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है उत्प्रेक्षण, चौथी होती है प्रतिषेध, और 5वीं होती है अधिकार परीक्षा। क्या होती है? अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार की क्या है? रिट जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है बेटा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती हैं, जब मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है? 32 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की क्या कहा है बेटा? आत्मा कहा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहां सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। सत्ता एवं शक्ति का क्या बताना है? दुरुपयोग हुआ है। पहला, मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजनाओं को मंजूरी ना देना। दूसरा, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना। यहां पर क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, ये भी हो रहा है। तो दूसरा और तीसरा कहां पर है? बी और सी। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी और सी होगा। ओके, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर किस में है? आर्टिकल नंबर 124 में है। तो भारत का एक कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जिसमें संविधान में लिखा होगा एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्लस कितने होंगे? अन्य कितने होंगे? 7 लिखे होंगे। ये संविधान में लिखा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अन्य न्यायाधीशों की क्या है? संख्या को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में मुझे बताना है कमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो याद रखना किसके द्वारा होती है बेटा? कॉलेजियम के। ध्यान रखना है, कॉलेजियम के द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम के द्वारा होती है। ठीक है, पहला, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रम व्यवस्था में नहीं है। दूसरा, एक उच्च न्यायपालिका न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। चौथा है
और न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे के अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हैं। बिल्कुल वो कह रहा सही है, वो एक दूसरे की व्यवस्था के लिए जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपकी जो जिला न्यायालय है वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो आप हाई कोर्ट में जाइए। अगर हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो कहां पर जाना है? सुप्रीम कोर्ट में जाना है। एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर निम्नलिखित कौन सा है? हाकिम शेख एवं, ध्यान सुनना, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो किस चीज के लिए इन्होंने याचिका दायर की थी? सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में? तो ध्यान रखना कौन सा बेटा? राइट आंसर होगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, कि बेहतर चिकित्सा हो और सब सुविधाएं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही रहा आपके सामने, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसका कारण होती है, किसका? विकास का होती है। गलत, रूढ़िवादी विकास का होती नहीं है। सशक्तिकरण का बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। विविधीकरण का बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाशियाकरण का होती है। कौन सा होती है? हाशियाकरण का क्या होती है बेटा? कारण होती है। कौन? रूढ़िवादिताएं। उन रूढ़िवादिताओं को ही तो खत्म करना है। संसद में प्रश्नकाल खाली स्थान सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता और विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? कमेंट में देना है। ध्यान रखना कौन सा? प्रश्नकाल और एक होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये नए शब्द हैं और मीडिया के द्वारा दिए गए शब्द हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बता देना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है। यहाँ बहुलित इतिहास है, इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, इतिहास विवाद आशयापद है नहीं है। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा इसमें सही? संवेदनशील होना चाहिए। कौन सा सही होगा? इतिहास संदर्भ आधारित है, यहाँ बहुलित इतिहास है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूली निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? क्या फसलों पर कर देते थे महाजनपद में? बिल्कुल सही है। और कितने महाजनपद थे बेटा? 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था कौन सा? मगध। कौन था बेटा? मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। और मगध पर सबसे पहले जो वंश आया था उस वंश का नाम याद रखना है। कौन सा? हमारा पितृहंता वंश। पितृहंता वंश कहते इसको, पितृहंता वंश कहते, जिसको हम बोलते हैं क्या? संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार था। इसी का नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है बेटा? हर्यक वंश। हर्यक वंश इसको बोलते पितृहंता। क्यों बोलते पितृहंता? क्योंकि जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके क्या बने थे बेटा? राजा बने थे। इस वजह से उनको बोलते हैं पितृहंता वंश। ठीक है, तो व्यापारियों पर कर लगता था, बिल्कुल सही है। शिल्पकारों पर कर लगता था, बिल्कुल। तीर्थ यात्राओं पर कर नहीं लगता था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी और सही है। तो ए बी सी सही है, लेकिन डी हमारा राइट आंसर नहीं है। जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल में जब हम मुस्लिम सत्ताओं को पढ़ते हैं तब तीर्थ की यात्रा में क्या लगता है बेटा? कर लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये आपके सामने,